नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल संकल्प यूपीएससी पर। ठीक, एक बार फिर बोल देता हूँ, ऑन योर फेवरेट चैनल संकल्प यूपीएससी। यहाँ पे हम लोग अभी कवर कर रहे हैं सितंबर मंथ की विजन की मैगजीन, जो इसका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इसका पॉलिटी हो गया, ये हमने कवर कर दिया है। इकोनॉमी हमारा चल रहा था, इकोनॉमी का पहला हाफ पार्ट खत्म हो गया है। द नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से कवर कर रहे हैं हम लोग। कोई लाइन स्किप नहीं कर रहे हैं, कोई वर्ड स्किप नहीं कर रहे हैं, कोई कंसेप्ट स्किप नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने संकल्प की तरफ, यूपीएससी की एक सफल यात्रा की तरफ। ठीक, आ जाओ, चलो, कोई जाएगा नहीं बीच में छोड़कर, ठीक है ना। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विद मी जब तक ये सेशन खत्म होता है तब तक। ठीक, आ जाओ फिर। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इससे पहले वाले आर्टिकल हैव बीन कवर्ड ऑलरेडी, पहले हम लोग कर चुके हैं इन द लास्ट सेशन, इन द लास्ट लेसन। तो अभी है अपने पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य का मतलब होता है मछली, संपदा मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रधानमंत्री जी ने मछलियों के लिए एक योजना चालू की थी, उसका नाम है मत्स्य संपदा योजना। इसको 5 साल हो गए हैं, कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च। इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। इसका उद्देश्य ये था कि जो क्रिटिकल गैप्स हैं फिशरी के प्रोडक्शन, फिशरी की प्रोडक्टिविटी, फिशिंग की क्वालिटी, तकनीकी और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में जो जो इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ को ठीक करना। इसका क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में है। इसको 5 साल के लिए लाया गया था, हाँ ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू 2024-25, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया 25-26 तक। ठीक, अब इसकी मैं अगर नोडल एजेंसी की बात करूँ तो कौन सी एजेंसी इसको संभाल रही है, तो देयर इज़ नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड किस चीज़ के लिए है, इज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। नेशनल, दोबारा देखो, नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये ट्रेनिंग, अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किस चीज़ के लिए, फिशिंग के लिए, उन चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट करेगा। अब जो ये अपनी संपदा वाली योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इसके अंदर अपने पास 2 सेपरेट कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इसका एक कंपोनेंट तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सभी को पता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर सारा का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर इसको पार्शियली सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब कह रहा है कि हम लोग इस संपदा योजना की मदद से हम हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे। किस चीज़ की? फिशिंग की, फिशेज़ की। हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब आप मछली पकड़ के ले आए, उसको उसके बाद कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक, फिशरीज़ मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है कि हमारे कुछ टारगेट्स थे इस स्कीम के अंडर, और वो टारगेट्स की क्या अचीवमेंट है और किन एरियाज़ में वो टारगेट्स थे। पहला टारगेट जो है वो है फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्टिविटी का। फिश प्रोडक्शन एंड फिश प्रोडक्टिविटी, हमको क्या करना था, हमको इंक्रीज़ करनी थी प्रोडक्टिविटी फ्रॉम नेशनल एवरेज ऑफ 3 से बढ़ा के 5 टन पर हेक्टेयर अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, और हमने अचीव कर लिया है इस चीज़ को। मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अभी 4.7 टन पर हेक्टेयर है। ठीक, इसी तरह हमको पर कैपिटा जो फिश कंजम्पशन है वो 5 से 6 किलो था पहले, उसको बढ़ा के 12 किलो करना था, और अभी हमारा पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो हमारी अचीवमेंट है वो हो गया 12 से 13 किलो। और इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिकम सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। मछली को प्रोड्यूस करने में संसार में सेकंड नंबर पे आ गया है। अभी ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का 8% जो है वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। और क्या कह रहा था कि हमारा उद्देश्य ये था कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कुछ हो, अर्थात
हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मछली आप पकड़ के लेके आ गए, अब उसके बाद मार्केट में पहुंचाने से पहले पहले इन फिशेज़ के अंदर कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्टेल हो गई, बासी हो गई, या फिर इनको कुछ, समझ रहे हो। तो उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है पहले जो था 20 से 25% था, अपना उद्देश्य था कि इसको हम 10% कर दें, और दिसंबर 2024 तक हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो 10 से 15% हो गया। फिर कह रहा है कि हमको क्या करनी है, हमको इनकम बढ़ानी है, हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। तो ये कह रहा है कि चलो भाई, हमने 55 लाख जॉब्स, हमको एम्प्लॉयमेंट मतलब 55 लाख जो है हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी थी, ये हमारा था टारगेट। हमने 58 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर ली हैं भाई। किसके अंदर? फिशिंग और एक्वा कल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में। अब कुछ अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। सबसे पहले तो हम लोग औरतों को, महिलाओं को एम्पावर करेंगे फिशरीज़ में। कैसे? हम प्रोवाइड करेंगे 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक, अगर कोई महिला जो है वो क्या कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं फिशरीज़ के अंदर, और उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर 60% जो पैसा है कॉस्ट का फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी। फिर हम कह रहे हैं कि हम लोग बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने कहा है कि 100 कोस्टल फिशरमैन विलेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस के तौर पे। ठीक, फिर कह रहा है कि हम लोग बायो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे फिशिंग की यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। फ्लोकिंग मतलब चीज़ को घुमाना। ठीक है, सुनो, देखो, इसमें ध्यान दो। बायो का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि नेचुरल हो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मेथड जो रिसाइकिल कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक्वाकल्चर के लिए अंदर पानी है, ये यहाँ पे, ठीक है, पानी है, इसके अंदर पानी भर रखा है। ठीक है, अब मेरे को इस पानी के अंदर कुछ ऐसा चाहिए कि पानी एक जगह रुके ना, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते रहें। तो उसके लिए क्या, तो मैं इसके अंदर फ़ैन लगा दूँ नीचे, ठीक है, ऐसे टरबाइन लगा दूँ, जो टरबाइन घूमते रहेंगे और पानी को मिलाते रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप होते रहेंगे। तो इसकी जगह, इन टरबाइंस की जगह वी आर यूजिंग माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, अपन इसके अंदर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इकोसिस्टम। स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इकोसिस्टम मतलब फिशरीज़, इतने फिशरी के जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको हमने क्या कह दिया कि यू आर फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 2195 फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया गया है विद ए रुपी ऑफ 5044 करोड़। फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग इतना पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर हम हमारी वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वैल्यू चेन तो हमने इतनी बार देखी है, द लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात की थी, प्रधानमंत्री मित्र पार्क। मित्र पार्क के अंदर सारी बात ही इस चीज़ की हो रही थी कि वैल्यू चेन हमको ठीक करनी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ऐसा किसान जो कि मत्स्य पालन करेगा उसकी समृद्धि की बात कर रहा है ये योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर की सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंडर एक स्कीम है जिसका नाम है मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इसको 2024 में लॉन्च किया गया था, 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि वैल्यू चेन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके और रेजिलियंस लाया जा सके उसके अंदर। ठीक, कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे हमने लिया ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम आई तो ब्लू तो सबको ही पता है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015-16 के अंदर, ताकि फिशरीज़ का प्रोडक्शन बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फिर कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हमारे पास अगर पैसा है ना, इफ़ हमारे पास कुछ नहीं है किसी चीज़ में करने के लिए और हमारे पास पैसा है, तो उसके लिए हम लोग फ़ंड क्रिएट कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक फ़ंड बना दिया। ठीक है, तो ये फ़ंड किस चीज़ के लिए है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। किसका? फिशरीज़ का और एक्वाकल्चर का। वी आर डेवलपिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूजिंग दिस डेवलपमेंट फंड। तो ये एक इनिशिएटिव था। फिर कह रहा है कि एक पॉलिसी बनाई मरीन फिशरीज़ के लिए 2017 के अंदर, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी के साथ फिशिंग कर सकें। फिर कह रहा है कि हम लोगों ने यूज़ किया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बार बार आएगा और इस चीज़ को आप हर टाइप के आंसर में डाल सकते हो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का हमने ये यूज़ किया, वो यूज़ किया। ठीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जो मैपिंग करती है मरीन फिश लैंडिंग सेंटर्स की और फिशिंग ग्राउंड्स की। सही बात है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि ये ऊपर से सैटेलाइट से देखेगा कि अच्छा यहाँ पे सारे के सारे फिशेस जो हैं यहाँ पे आकर रह रही हैं, तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिशिंग कर लेते हैं। ठीक, इतनी सी बात थी। अब कह रहा है कि चैलेंजेस क्या हैं फिशिंग सेक्टर के अंदर। पहला तो अपने पास गवर्नेंस इश्यूज़, जैसे मरीन फिशरीज़ जो हैं, मरीन फिशरीज़ कौन सी, ऐसी फिशरीज जो समुद्र में मिलती हैं, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स से दूर। उन देखो, इनलैंड फिशरीज़ जो हैं वो स्टेट की सब्जेक्ट हैं, और मरीन फिशरीज़ जो हैं वो आती हैं हमारे सेंटर के सब्जेक्ट के अंडर। तो स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर आती हैं इनलैंड फिशरीज़। तो इन चीज़ के लिए जो लॉज बनाएगा वो भी स्टेट बनाएगा, और हर स्टेट के अंदर इनके लिए अलग अलग लॉ होगा। साफ सिंपल बात है। तो वेरिएशन इन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसलिए कुछ स्टेट जो हैं वो चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए इसमें गवर्नेंस इशू है। फिर कह रहा है कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या कह रहा है कि जो हमारे शिपिंग रूट जो हैं उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है। किस वजह से? क्योंकि संसार में चलते हैं कन्फ्लिक्ट। ठीक, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शंस एंड शिपिंग रूट इंस्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। ये प्रेशर कर रही है इंडियन सी फूड एक्सपोर्टर्स को कि हाँ भाई वो कम्पिटिटिवनेस मेंटेन करें चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया और इक्वेडोर के साथ। फिर कह रहा है कि तुमको बीमारियों को भी मैनेज करना है भाई। मछलियों में, श्रिम्प्स में, झींगा में, प्रॉन्स में जो बीमारियां हैं उनको भी तुम लोग मैनेज करोगे यार। ऐसा नहीं है ना कि कोई मछली बीमार है और उसको लोग पका के खा गए। ठीक है, तो फिशिंग तो लोग खाने के लिए कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम मछली पकड़ के लेके आ गए और घर पे उसका पौधा लगा दोगे और पौधा बड़ा हो जाएगा। तो फिशिंग तो इसलिए कर रहे हैं, तो फिश के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर क्या हो रखा है, उसके अंदर EHP एक माइक्रोस्पोरिडियन पैरासाइट है, इसका इशू चल रहा है। व्हाट इज़ EHP? इट इज़ एंट्रोसाइटोजून हेपेटोपीनी। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता इसका, कोई डॉक्टर होगा उसको ज़्यादा पता होगा। तो इस टाइप का जो पैरासाइट है इसका इशू फैल रखा है। ठीक, और एक बात और कि 2024-25 के अंदर हम लोगों ने श्रिम्प बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने भर भर के श्रिम्प एक्सपोर्ट किया है। तो इसलिए तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना, इस टाइप की डिजीज़ ना हो। ठीक, तो फ्रोजन श्रिम्प रिमेन्ड द मेजर एक्सपोर्ट आइटम। हमारा क्या है कि सी फूड का जो सी फूड है, सी फूड एक्सपोर्ट बास्केट का 40% क्वांटिटी के अंदर तो श्रिम्प था भाई, और वैल्यू के हिसाब से 66% श्रिम्प था। ठीक, अब कह रहा है कि एनवायरमेंटल डैमेज। बहुत बार क्या होता है कि जैसे अभी एक MSC ELSA 3 करके शिप थी, वो पलट गई थी कोची के कोस्ट के अंदर, और ये शिप अगर वहाँ पे पलट गई या डूब गई तो उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो गया, वाटर के अंदर सेडिमेंट्स आके गिर गए, और ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारे इसके फिश के एग्स को, फिश के लार्वा को, मैरीन की लाइफ को, बेंथोस को, प्लैंकटन को। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है अगर शिपिंग करनी है तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हमको प्रमोट करना पड़ेगा। हमको क्या प्रमोट करना पड़ेगा? रिसर्च और फार्मर की पार्टनरशिप प्रमोट करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर आ जाए कि कोई भी चीज़ ऐसी इस टाइप की आ जाए, एग्रीकल्चर आ गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम पहली बात डाल सकते हो आंसर के अंदर कि चलो भाई रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अगर एग्जाम में कुछ ना सूझे ना तो ऐसी चीज़ें डाल दिया करो। ये जो वे फॉरवर्ड है ना, ये घुमा फिरा के मोस्टली चीज़ों के सेम ही होते हैं। रिसर्च तो करो ही करोगे यार। रिसर्च एंड द फार्मर पार्टनरशिप। अगर कोई आदमी बुनाई कर रहा है, मान लो टेक्सटाइल बना रहा है, तो मैं कह दूंगा कि भाई टेक्सटाइल के अंदर रिसर्च करेंगे और क्या कहते हैं बुनाई भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मछली का काम है तो रिसर्च करेंगे और फार्मर के साथ पार्टनरशिप भी करेंगे। कौन से फार्मर? वो फार्मर जो मछली पकड़ रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल ये यहाँ पे ICAR CIB ने ऑर्गेनाइज किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि लोगों को समझ में आए किस तरह से मैनेजमेंट करना है श्रिम्प डिजीज़ का।
और श्रिम्प डिजीज़ कौन सी, जैसे हिपेटोपैंक्रियाटिक माइक्रोस्पोरिडियासिस, इस टाइप की डिजीज़ को मैनेज किया जा सके। अब ये क्या है, दिस इज CIBA। CIBA इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर। सेंट्रल, यहाँ देखो यहाँ पे दिस जगह, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द ICAR। व्हाट इज ICAR? ICAR इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया है, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है कि लोगों को समझ में आए कि श्रिम्प्स के अंदर जो बीमारी हो रही है उनको कैसे मैनेज करना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सेम चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यू पीपल डोंट नीड टू रीड द मैगजीन अगेन एंड अगेन। आप लोगों को ज़रूरत ना पड़े मैगजीन को बार बार पढ़ने की, ठीक है। सारा का सारा काम यहीं हो जाए। अगर मैगजीन गलती से वो बाद में उठाने भी पड़े ना तो ऐसे पन्ने पलटो बस, जस्ट लाइक दिस, ठीक। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे। सेंटर ने स्टेप्स इनिशिएट करे हैं ताकि हम लोग ग्लोबल इको लेबलिंग टैग फॉर लक्षद्वीप टूना फिशरीज। व्हाट इज़ इको लेबलिंग टैग? इको लेबलिंग टैग क्या है? ये कह रहा है कि जो हमने फिश पकड़ी हैं, वो फ़िश हमने किस तरीके से पकड़ी हैं, हम ये सर्टिफाई करते हैं जो हमने फ़िश पकड़ी है या फिर सी फूड पकड़ा है वो रेस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख के पकड़ा है, ठीक। इस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक। तो लक्षद्वीप टूना फिश जो है अपने कैन फेच प्रीमियम प्राइजेस बेनिफिटिंग आर्टिजनल फिशर्स, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एग्रीकल्चर के ऊपर, उसने रिकमेंड किया है कि एक इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिसर्च को भी बना दिया जाए। दोबारा सुनो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर के ऊपर है, उसने कहा है कि हमको एक इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एक्वाकल्चर रिसर्च को भी बना दिया जाए, जो फैसिलिटेट करेगा ताकि क्या किया जा सके, ताकि हम लोग इन डेप्थ रिसर्च कर सकें, ठीक है, किसके अंदर, फिशरीज सेक्टर के अंदर। इतनी सी बात है। फिर कह रहा है कि इन्फोर्स करो मिनिमम लीगल मैश साइज रेगुलेशन। व्हाट इज़ मैश? मैश मतलब ये वो जाला है जिससे हम मछली पकड़ते हैं, और इसकी मिनिमम मैश की साइज़, इसमें जो मैश की साइज़ मतलब ये जाली कितनी छोटी होनी चाहिए, उस चीज़ की बात कर रहा है। तो उन रेगुलेशंस की बात कर रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में जाली लगी हुई है खिड़की के ऊपर, तो इसके अंदर जो छेद हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इतने पतले छेद वाली अगर जाला अगर अपन यूज़ करेंगे मछली पकड़ने के अंदर, तो ये जो जाली है ये तो सारी की सारी जो नीचे का जो किस ओशियन के अंदर या फिर सी सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको उखाड़ फेंकेगी। जो छोटे अंडे हैं, छोटे एग्स ऑफ द फिशेज़, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, लार्वा वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो एक मिनिमम साइज़ फिक्स करनी चाहिए मैश की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल बैन डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स। ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो है आप लोग इसको देख लेना। आगे चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। पहला आर्टिकल है स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट 2022-23 की। स्टेट के फाइनेंसेस के अंदर क्या धूम मच रही है उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट्स कितना उधार मांग रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये रिपोर्ट है, इसको रिलीज़ किया है CAG भाई साहब ने। CAG इज़ ए टॉपिक इन अपने पास पॉलिटी। टाइम लगे तो आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस लेक्चर, गो एंड रीड द CAG, ठीक है। CAG को पढ़ लेना, हद मार के 5 पेजेस का होगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है CAG के द्वारा। ये पहली बार ऐसे रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, ठीक है, पहली बार ऐसी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जो हमको दे रही है कम्प्रीहेंसिव डेटा एनालिसिस एंड ट्रेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर्स, कि किस तरह से जो स्टेट हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, क्या उनका फिजिकल डेफिसिट है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जितने भी 28 स्टेट्स हैं उनकी रिपोर्ट है ये, और कितने टाइम की है, पिछले 10 सालों के अंदर इन स्टेट ने क्या खर्चा किया है, क्या धूम मचाई, उस चीज़ के बारे में है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या पता लगा, रिपोर्ट ने ये कहा कि कि इंडिया की GDP का 22% डेट है सारे स्टेट्स के ऊपर। मतलब स्टेट्स का टोटल डेट इन 2022-23 वॉज 22.17% ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री। और FRBM एक्ट के हिसाब से देखो, FRBM एक्ट हमने इसी मैगजीन के अंदर लास्ट मंथ अपन ने कवर कर रखा है, बहुत आराम से, शांति से, प्रेम के साथ, ठीक है। तो FRBM एक्ट के
हिसाब से बेंचमार्क सेट कर रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट के मिला के 20% जीडीपी का डेट होना चाहिए। सुनो, दोबारा सुनो। एफआरबीएम के बेंचमार्क के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डेट जो है वो जीडीपी का 20% होना चाहिए। ठीक, अभी है 22%। ये टारगेट हमको अचीव करना है 2024-25 तक। ठीक है, अब डेट टू जीएसडीपी रेशियो। अब जीएसडीपी क्या है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसकी बात चल रही है। तो जो जीएसडीपी रेशियो है, डेट टू जीएसडीपी रेशियो, ये हाईएस्ट है अपने पास पंजाब के अंदर, और सबसे फॉलोड बाय द नागालैंड, और सबसे एंड उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीनों का दे रखा सबसे ऊपर वालों का हाईएस्ट रेशियो जो है, सबसे पंजाब ने सबसे ज़्यादा कर्जा ले रखा है। इसी तरह अपने पास नागालैंड ने और वेस्ट बंगाल ने। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करूं तो 28 के 28 स्टेट जो हैं फिजिकल डेफिसिट के अंदर हैं। ठीक है, गुजरात का जो है वो इतना है, हिमाचल प्रदेश का इतना है। और एफआरबीएम बेंचमार्क की अगर बात करें तो स्टेट्स को रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट की जीडीपी का 3.5% जो है वो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। दोबारा पढ़ो, स्टेट्स नीड टू अचीव फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी, ये रिक्वायरमेंट है। अब कह रहा है कि अलग अलग स्टेट्स की जो है रेवेन्यू कैपेसिटी में भी गैप है। ठीक है, ऑन टैक्स रेवेन्यू, हरियाणा स्टेट जो है अपना जो रेवेन्यू 70% टैक्स से लेता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश मात्र 9% ही अपने टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाता है। ठीक, अब ये हाई पब्लिक डेट क्यों है अलग अलग स्टेट्स के अंदर? इसके अलग अलग कारण हैं। पहला कारण ये है कि राइजिंग सब्सिडीज़। भाई गवर्नमेंट पैसे बांट रही फ्री में, लो जी यहाँ भी लो, और लो, ये लोन माफ़ कर दिया, वो लोन माफ़ कर दिया, तो राइजिंग सब्सिडीज़। तो फार्म के लोन वेवर्स, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, कैश ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ कमिटेड एक्सपेंडिचर? कमिटेड मतलब व्हाट इज़ कमिटेड? मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ कमिटेड हो। आज इस चीज़ का मतलब ये है कि आप उसके साथ कमिटेड हो तो जो चीज़ें हैं दोनों साथ ही रहोगे आप। आपका कमिटमेंट है, आप उस कमिटमेंट को तोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने कमिट कर रखा है कि ये तो एक्सपेंडिचर मैं करूँ ही करूँगा, यहाँ तो मेरा पैसा मेरे को देना ही देना है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है उस चीज़ का। जिसके साथ आप कमिटेड हो उसका कॉल आ गया तो आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो? नहीं तो कोई चारा नहीं है धरती के ऊपर, आप कहीं बच नहीं पाओगे। इसीलिए इसी तरह क्या है कमिटेड एक्सपेंडिचर। जैसे इंटरेस्ट, सैलरी देनी है, कोई अपने पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वेज देनी है, तो 42% जो रेवेन्यू है तो इसी पे स्पेंड हो रहा है। फिर कह रहा है कि वीक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। अब स्टेट जो है, स्टेट कह रहे हैं कि यार सेंटर, यार तुम ही हमको पैसा दे दिया करो, हमारे पास की बात नहीं है पैसा इकट्ठा करने की। तो जाहिर सी बात, अगर स्टेट पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर डेट बढ़ेगा, उसको बाहर से उधार मांगना पड़ेगा, तो उसका फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़। अभी क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का एनुअल सर्वे किया है, उसके रिजल्ट आ गए हैं 2023-24 वाले। ठीक है, 2023-24 के अंदर इंडस्ट्रीज़ का सर्वे था, उसका रिजल्ट आया, अभी रिलीज़ हुआ है। ये आपको याद रखना है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ को रिलीज़ किया जाता है मॉस्पी के द्वारा। जहाँ भी सर्वे हो रहा है तो मोस्टली काम सर्वे का मॉस्पी ही करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको दिस इज़ सेइंग दैट कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ का क्या कंपोजिशन है, उन्होंने कैसे ग्रो किया, कैसा मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो, क्या उनका आउटपुट था, उन्होंने क्या वैल्यू एडिशन किया, उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, इंडस्ट्रीज़ ने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, इस सब चीज़ को बताने का उद्देश्य है इस सर्वे का। ठीक है, इसको साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017। इस एक्ट के तहत इसको साल में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर हैं? ASI कवर्स फैक्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज़ जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अंडर रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा बीड़ी और सिगार यूनिट्स, जो बीड़ी एंड सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 के अंडर रजिस्टर्ड हैं।
और इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये सब इसके अंदर कवर्ड है। दोबारा देखो, ऐसी फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री एक्ट्स के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ऐसी बीड़ी और सिगार यूनिट्स जो बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक, इन सबको कवर करता है एएसआई। फिर कह रहा है कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपो, डिपार्टमेंटल यूनिट्स जैसे रेलवे के वर्कशॉप, गैस स्टोरेज, ये सब चीज़ें भी इसके अंडर कवर्ड नहीं है सर्वे के अंडर। ये रिजल्ट्स आर अपीयर्ड एट द स्टेट एंड मेजर इंडस्ट्री लेवल, मतलब जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं और जो स्टेट के लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं, उसके बारे में कहना चाह रहा है कि इस तरह से रिजल्ट बनाया जाता है। अब रिजल्ट ने क्या कहा, रिजल्ट कह रहा है कि भाई साहब जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, कि किन इंडस्ट्रीज़ ने वैल्यू एडिशन किया, उसके अंदर टॉप 5 कौन कौन है। व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन? मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ इनपुट गया और उसने उसके अंदर कुछ एडिशन किया। व्हाट टाइप एडिशन, व्हाट टाइप ऑफ एडिशन? मान लेते हैं कि किसी इंडस्ट्री के अंदर गया क्या कहते हैं, कॉटन, और कॉटन को कन्वर्ट कर दिया गया फाइनल क्लॉथ के अंदर, तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड की है तभी तो क्लॉथ बना है। तो मान लेते हैं इसके अंदर X रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो ये कह रहा है कि टॉप ऐसी 5 इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, कौन कौन सी हैं? बेसिक मेटल वाली इंडस्ट्रीज़, मोटर व्हीकल वाली इंडस्ट्रीज़, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक। अब टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये सारे 5 स्टेट है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। फिर ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रू बाई, अब देखो ये जो है इन चीज़ों को याद मत करना, हमको इतना पता होना चाहिए कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो बढ़ा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज़ हुआ है, और एवरेज इमोल्यूमेंट्स मतलब लोगों की सैलरी वो भी इंक्रीज़ हुई है। बस अब कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट तो ये सभी को पता होंगे यार, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रोस वैल्यू एडेड, इसकी हमने बात की अभी। अगर जो वैल्यू ऐड हुई है उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो ये नेट वैल्यू एडेड आ जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड कैपिटल तो यार देखो जो भी चीज़ें हैं अपनी, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, लैंड हो गया, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इसको बोलते हैं अपन फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिर कह रहा है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बस रही हैं, गवर्नमेंट ने स्पेशल जगह बना रखी है इंडस्ट्री यहाँ पे लगा हुआ के, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने आप में इंडस्ट्रियल पार्क ही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने आप में इंडस्ट्रियल पार्क ही है। और अभी अपन लोग देख लेंगे क्या है इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी रेटिंग आई है कि भाई कौन सा इंडस्ट्रियल पार्क कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा। रेटिंग सिस्टम 3.0। देखो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पार्क, उसके बाद देखेंगे रेटिंग, ठीक है, समझ रहे हो। पहले मेरे को तुम्हारा नाम होगा, उसके पहले अगर मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ तो पहले मेरे को पता होना चाहिए व्हाट इज़ योर नेम, तुम करते क्या हो, तुम क्या नहीं करते हो, इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो मैं आपसे आगे बातचीत बढ़ाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपना सारा कुछ बता दो, आप अपना घर दिखा दो और उसके बाद यूँ कहो कि मेरा नाम तो ये है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके घर पे आया हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को घर दिखाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सारा घर दिखा दोगे और फिर उसके बाद मेरे को यूँ कहोगे कि ओहो जी मेरा तो ये नाम है, ऐसा नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क किस चिड़िया का नाम है? इंडस्ट्रियल पार्क बेसिकली इकोनॉमिक जोन है जिनको डेवलप किया गया है ताकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक साथ में हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लस्टर के अंदर हो, ठीक है। जैसे नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक। इंडस्ट्रियल पार्क के और भी नाम हैं जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे एंटरप्राइज जोन, ये सब। इंडिया के अंदर अभी 4000 ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल पार्क हैं। गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली डेवलपिंग, मतलब गवर्नमेंट कह रही है मैं डेवलप कर रही हूँ भाई, मैं 20 प्ले एंड प्लग इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रही हूँ। प्लग एंड प्ले के बारे में बात हमने पहले भी की है, इसका जो पहला पार्ट है वीडियो का उसमें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आप जाओ अपनी मशीनरी लेके जाओ और वहाँ पे लगाओ और प्रोडक्शन करना चालू कर दो। दिस इज़ द प्ले एंड प्लग या फिर प्लग एंड प्ले। स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देख लेते हैं रेटिंग के बारे में। देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने लॉन्च की है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। ठीक, इसको लॉन्च किया गया था पायलट फेज़ में। व्हाट इज़ पायलट फेज़? पायलट फेज़ का मतलब ये नहीं कि हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, नहीं। पायलट फेज़ का मतलब ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, नहीं। पायलट फेज़ का मतलब ये है स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर एक बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर लॉन्च किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं पायलट फेज़। ये बार बार आएगा करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पायलट फेज़ की तरह 2018 के अंदर। फिर बाद में इसका आया सेकंड वर्जन 2021 में आया। अब क्या कर रखा है, अब आया थर्ड वर्जन, इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सपेंडेड फ्रेमवर्क। इसने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है और कह रहा है कि हम लोग अब रेटिंग करने के लिए कुछ नए पैरामीटर्स का प्रयोग करेंगे। कैसे पैरामीटर? जैसे कोई इंडस्ट्रियल पार्क सस्टेनेबल है कि नहीं है, वहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे लॉजिस्टिक की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो रखा है नहीं हो रखा, स्किल्स कैसी हैं, और इन्हेंस्ड टेनेंट फीडबैक। ये सब चीज़ों को चेक करेंगे इंडस्ट्री के पार्क के अंदर। किसके अंदर? अब कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। जो अभी नए वाला आया है, ये जो थर्ड आया है, इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ कर दी थी, थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं। उद्देश्य ये है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे और हमारी कम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करेंगे। कैसे इन्हांस करेंगे? कि भाई मैं अलग अलग पार्क हैं, सबको रेट कर दिया मैंने कि भाई पार्क तेरे में ये कमी है भाई रे, इस कमी को सुधार ले। और जो बढ़िया पार्क होगा उसको कहेंगे शाबाश, वेरी गुड। और जो ख़राब पार्क होगा उसको कहेंगे देख बे, वो बढ़िया वाला पार्क ने इस चीज़ में बढ़िया काम किया, तो उसको भी देख। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? कम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ने इसको डेवलप किया है। आपको याद रखना है कि इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। DPIIT आपके इसके अंदर करंट अफेयर्स के इसमें बार बार आएगा, ठीक है, बार बार आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, ठीक है। तो DPIIT ने इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके इसको डेवलप किया है। ये कह रहा है कि पार्क को हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। कुछ जो पार्क हैं जो ज़बरदस्त हैं उनको कह देंगे तुम लीडर हो, कुछ पार्क हो जाएंगे चैलेंजर्स और कुछ पार्क हो जाएंगे एस्पायरर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो रेटिंग है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ठीक, इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का पार्ट है ये। इसको हम लोग पहले बोलते थे इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और कैसे मिलेगी? बाय मैपिंग द एंटायर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो, ये दोबारा आ गया यहाँ पे GIS की मेरे को फुल फॉर्म बता दो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो भी, ठीक है। अगर नीचे लिखना भी नहीं है ना, इफ़ यू डो नॉट वांट टू टाइप, तो कम से कम अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करो कि व्हाट वाज द GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम इसको बार बार यूज़ करेंगे, मोस्टली आर्टिकल्स में आएगा ये, ठीक है। जहाँ जहाँ मैपिंग का काम आएगा ना वहाँ पे अपन डाल देंगे GIS को, ठीक। फिशिंग वाले आर्टिकल में भी अपन ने पढ़ा था GIS को, संपदा वाले प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंदर। फिर कह रहा है कि अबाउट इंडस्ट्रियल पार्क ये अपन ने देख लिया। फिर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है लार्ज शिप को। अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देके क्या हो गया यार, मतलब क्या ऐसा बहुत भयंकर, क्या बम फट गया, पटाखा फट गया, रॉकेट फट गया, क्या हो गया इस चीज़ से, क्या हो गया यार? तो ये चलो देखते हैं इस चीज़ से क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। देखो, अभी जो लार्ज शिप्स हैं इनको इंक्लूड कर लिया है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कैटेगरी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट है, इसके अंदर एक कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, और इस कैटेगरी के अंदर अपन ने लार्ज शिप्स को इंक्लूड कर लिया है। मतलब लार्ज शिप्स अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इनको मिल गया है। इससे क्या होगा? इससे हमारी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारी डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेंथन हो और मैरीटाइम इंडस्ट्री हमारी और बढ़िया हो। अब ये कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से क्या होगा? देखो, लार्ज शिप्स जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल, ठीक, जिनके पास ग्रोस टनेज की कैपेसिटी 100 मतलब ग्रोस टनेज 10,000 टन से ज़्यादा हो, अंडर द इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग,
या फिर लार्ज शिप वो शिप हैं जिनका ग्रोस टनेज 1500 का हो और दे आर बिल्ट इन इंडिया एंड आर अंडर इंडियन ओनरशिप एंड फ्लैग। आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला। अब कह रहा है कि ये बात है मेन कि हमने इसको हार्मोनाइज्ड लिस्ट के अंदर डाल लिया है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसको लिस्ट में डालने से ऐसा होगा कि हमको लोन जो है वो आराम से मिल पाएंगे, ईजी टर्म्स में मिलेंगे, हमको बड़े अमाउंट के लोन मिल पाएंगे, हम बाहर से भी बोरो कर पाएंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर टैक्स के इंसेंटिव्स मिलेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग मिल पाएगी अपने को, ठीक है। तो ये मतलब अपने को पैसा मिल रहा है यार, इसलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। और पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे तो मौज हो जाएगी, मौज, फिर पार्टी करेंगे, ठीक। स्टेटस ऑफ इंडियाज़ शिपिंग सेक्टर, इंडिया के शिपिंग सेक्टर का क्या स्टेटस है? हम लोग अभी शिपिंग के लिए 95% ऑफ इंडिया का ट्रेड जो है वो फॉरेन शिप्स पर रिलाई करता है। और इंडिया जो है हर साल अराउंड 75 बिलियन पे कर रहा है फॉरेन शिपिंग कंपनीज़ को कि हमको शिपिंग की सर्विसेज दो। तो इंडिया का भी इतना बुरा हाल है, ठीक है। फिर कह रहा है शेयर इन शिप बिल्डिंग, इंडिया करंटली अकाउंट्स फॉर इतना % ऑफ ग्लोबल शिप बिल्डिंग, ना के बराबर। इसकी जगह तुम इसको 0 लिख दो तो वो भी ठीक है। टारगेट क्या है हमारा टारगेट ये है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है कि हम वन ऑफ द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बन जाए 2047 तक, वन ऑफ द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बाय 2046। और अकॉर्डिंग टू अमृत काल विजन 2047 गवर्नमेंट यह चाह रही है, गवर्नमेंट यह फोर्सी कर रही है, गवर्नमेंट ये इस चीज़ का पूर्व अनुमान लगा रही है कि 54 ट्रिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग के अंदर बाई 2047, ठीक है। अपने इंडिया के शिप बिल्डिंग के अंदर क्या इशू, अपने शिपिंग के अंदर क्या इशू है? पहली बात तो पैसा नहीं है, कैपिटल कंस्ट्रेंट, ठीक है। लोग बहुत महंगे में अपने को लोन दे रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए अपन ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस में डाल दिया। हमारा फ्लीट जो हमारी वो है वो एज हो गई है, फ्लीट मतलब हमारी शिप्स आर एजिंग, स्किल के अंदर गैप है, टैक्स एनोमलीज है। आगे चलने से पहले एक बार मैं ये चीज़ देखना चाहूँगा कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन स्ट्रेंथनिंग शिपिंग सेक्टर। सबसे पहले तो भारत कंटेनर शिपिंग लाइन। व्हाट इज़ भारत कंटेनर शिपिंग लाइन? कुछ नहीं है। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन जो है ये कुछ नहीं है भाई। ये कह रहा है कि एक इनिशिएटिव है जिसके अंडर हम लोग 100 कंटेनर्स जो हैं 100 शिप्स जो हैं उनको यूज़ करेंगे और हम लोग जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं उनके थ्रू उनको चलाएंगे, ताकि हमारे शिप्स जो हैं हम हमारी शिप्स को यूज़ करें शिपिंग करने के लिए, बस, ताकि हम लोग फॉरेन जो वेसल्स हैं उनके ऊपर हमारा रिलायंस कम हो जाए, ठीक है। तो और ये किसके अंडर आता है? इट इज़ अंडर द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर तो अगली चीज़ है, इट इज़ द कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। कांडला ट्यूटिकोरिन जो है ये पहला कोस्टल शिपिंग ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। व्हाट इज़ कोस्टल शिपिंग ग्रीन कॉरिडोर? ये एक मैरीटाइम ट्रेड रूट है, किस किस के बीच में? कुछ नहीं है यार, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे हम लोग ज़ीरो एमिशन फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर लो एमिशन फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर देगी। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री। फिर अपने पास H2I2 क्या चीज़ है? ठीक है, व्हाट इज़ H2I2? एनीवन हे फोकस, व्हाट इज़ H2I2? सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्टअप के अंदर इनोवेशन लेके आ रहे हैं। ये कह रहा है कि हम लोग रिसर्च का यूज़ करेंगे, हम लोग इनोवेशन का यूज़ करेंगे, स्टार्टअप्स का यूज़ करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करेंगे, किसके अंदर? इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, बस, दैट्स इट। ये राइज आपको याद रखना है। इस राइज के बारे में अपन ने शायद अगस्त वाली मैगजीन में बात की थी, तो कीप इट इन माइंड। एग्जाम में लिख के आना ऐसे करके RISE, और उसके चारों तरफ ऐसे तीर बना के यहाँ लिख देना रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, बेहोश ना हो जाए ना एग्जामिनर, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। फिर आगे अपन लोग क्या कह रहे हैं? कैबिनेट अप्रूव कर रहा है पैकेज टू बूस्ट शिप बिल्डिंग, ठीक है। पैकेज इंट्रोड्यूसेस 4 पिलर अप्रोच, चार पिलर्स की अप्रोच है। तो हमने किस चीज़ के लिए अपन लोग क्या करेंगे? हम लोग पहला करेंगे स्ट्रेंथन करेंगे हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे ध्यान देंगे। हम लोग ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड शिप यार्ड डेवलपमेंट करेंगे। व्हाट इज़ शिप यार्ड? शिप यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप्स को बिल्ड किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ ग्रीन फील्ड एंड व्हाट इज़ द ब्राउन फील्ड?
देखो ग्रीन फील्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अभी वहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाना चालू करेंगे। ब्राउन फील्ड वो जगह है जहाँ पे चीज़ें पहले बनी हुई हैं, अब उसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट करेंगे फर्दर। फिर कह रहा है कि इन्हांस टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ एंड स्किलिंग, इम्प्लीमेंट लीगल टैक्सेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, मतलब पॉलिसी रिफॉर्म्स करेंगे, शिपयार्ड डेवलपमेंट करेंगे, फाइनेंसिंग पे ध्यान देंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, बस। फिर कह रहा है ये जो पैकेज है, कैबिनेट ने जो पैकेज अप्रूव किया है शिप बिल्डिंग के लिए, ये एक्सटेंशन ऑफ शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, इसका एक्सटेंशन है ताकि हम शिप बिल्डिंग को और बढ़ा सकें। फिर एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी है जो प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द सेक्टर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे अपन, शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स के लिए, शिप के रिपेयर के लिए, शिप के ओनरशिप के लिए, पोर्ट एक्सपेंशन के लिए, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए और कोस्टल शिपिंग के लिए, ठीक। फिर अगला पॉइंट अपने पास शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, कौन सी स्कीम है, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। अब शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम क्या कह रहा है कि हम एक्सपेंड करेंगे डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को टू 4.5 मिलियन ग्रोस टनेज एनुअली, ठीक। फिर कह रहा है कि एक नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन है, वो इन सारी इनिशिएटिव्स को देखेगा, इन सारे इनिशिएटिव्स का देखभाल करेगा। फिर कह रहा है कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, व्हाट इज़ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का उद्देश्य ये है, देखो मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या है, पहले देखेंगे अपन की क्या है ये। इसका उद्देश्य है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट को इंटेंसिवाइज कैसे करेंगे, इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, मान लो बाहर से कोई इंपोर्ट लेके आ रहा हूँ मैं, आप अगर बाहर से कोई चीज़ आपने इंपोर्ट की और इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करके आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसे इंपोर्ट, ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट की जा रही हैं जिनको हम वैल्यू एडिशन करके बेसिकली एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर मैं टैक्स नहीं लूँगी। इस इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है मैं टैक्स नहीं लूँगी भाई। ये है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब जो इन्होंने अंग्रेजी में ज्ञान दे रखा है, अंग्रेजी वाला ज्ञान पढ़ लेते हैं अपन, क्या कहना चाह रहा है विजन मैगजीन इज ट्राइंग टू से कि हम लोग, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज स्कीम है, सही बात है। अगर इंपोर्ट पे तुम टैक्स नहीं लगाओगे तो लोग बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब अपना इंपोर्ट सस्ता पड़ गया ना, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया यार। वी अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑन द आउटपुट विच इज़ फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। ये थोड़ा सा और चीज़ें हैं इसके अंदर जो अभी यहाँ डिटेल के अंदर नहीं है, और ये पूरा आर्टिकल इसको अभी अपने आप में समावेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये इट कवर्स मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट्स और मर्चेंट एक्सपोर्ट्स टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। क्वालिटी ऑफ इनपुट्स अलाउड फॉर गिवन प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। द आर्टिकल इज़ भारती इनिशिएटिव। कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल इज़ भारती इनिशिएटिव। देखो एपिडा ने लॉन्च किया है भारती को ताकि सपोर्ट कर सकें एग्री फूड के स्टार्टअप्स को और बूस्ट कर सकें इंडिया के एग्री फूड के एक्सपोर्ट को, ठीक है। स्टार्टअप को बनाएंगे, स्टार्टअप को बनाने के बाद अपन इससे एक्सपोर्ट करेंगे, साफ सिंपल बात है। फिर कह रहा है कि भारती जो है ये क्या चीज़ है, अबाउट भारती। एक बार मैं इसकी नंबरिंग कर लूँ तो इट विल बी मोर ईजियर। तो मैं भारती की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ भारती? भारती इज़ हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट, इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एग्रीटेक के अंदर रेजिलियंस लेके आएंगे, एडवांसमेंट लेके आएंगे, और एक्सपोर्ट इनेबलमेंट के लिए हम लोग इंक्यूबेशन करेंगे, स्टार्टअप्स का इंक्यूबेशन करेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है, इट एम्स टू सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स ताकि हम लोग अचीव कर सकें 50 बिलियन का एक्सपोर्ट बाय 2030। इसमें से कुछ सेलेक्टेड स्टार्टअप्स जो हैं उनको 3 महीने का एक्सेलरेशन प्रोग्राम के अंडर वो गुजरेंगे। एक्सेलरेशन प्रोग्राम क्या है? तो ये प्रोग्राम किस चीज़ में मदद करेगा? प्रोडक्ट को डेवलप करने में मदद करेगा, मतलब बताएगा कि भाई आपको प्रोडक्ट ऐसे डेवलप करना है, एक्सपोर्ट के लिए आपको रेडी रहना है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस कैसे करने हैं और मार्केट एक्सेस कैसे करना है। तो ये जो है 3 मंथ का एक्सेलरेशन प्रोग्राम ये चीज़ें समझाएगा। अट्रैक्ट करेगा स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़। जैसे जो भारती है, भारती इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़। जैसे AI बेस्ड क्वालिटी कंट्रोल करेंगे अपन इन फूड स्टार्टअप्स में,
ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेसेबिलिटी। अब ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे आप इसको बस दिमाग में रखो कि ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेसेबिलिटी मतलब हम ब्लॉकचेन की मदद से ट्रेस कर पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी कब हुई। ठीक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड कोल्ड चेन्स एंड एग्री फिनटेक। ठीक है, इंटरनेट ऑफ इनेबल्ड कोल्ड चेन्स एंड एग्री फिनटेक। अब वट कोल्ड चेन्स क्या होती हैं? अब आपके शहर में एक वो होगा कोल्ड स्टोरेज, वहाँ पे वी स्टोर ऐसे जो फल फ्रूट वगैरह सब वहाँ पे स्टोर करते हैं ताकि वो सड़े ना, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो उस चीज़ की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि हम लोग डिराइव करेंगे इनोवेशन इन हाई वैल्यू कैटेगरीज। हाई वैल्यू कैटेगरीज के अंदर इनोवेशन लेके आएंगे। जिन चीज़ों का पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा हमको, उन चीज़ों में इनोवेशन लेके आएंगे। जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेटेड टैग्ड एग्री प्रोडक्ट्स। जीआई का मतलब क्या है? जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह की कोई खाने की चीज़ है या फिर किसी और चीज़ को गवर्नमेंट देती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके बारे में आप लोग एक बार देख लेना, पढ़ लेना। तो जीआई टैग्ड एग्री प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक फूड्स, इनसे भी अपने को अच्छा पैसा मिलेगा, तो ये हाई वैल्यूड है। सुपर फूड्स, नए प्रोसेस्ड एग्री फूड्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स और आयुष प्रोडक्ट्स। तो ऐसी चीज़ों में अपन लोग इनोवेशन लेके आएंगे जो हाई वैल्यूड है। ये सारी हाई वैल्यू मिलेगी इन चीज़ों की। ठीक है, मार्केट में। रिजोल्व एक्सपोर्ट चैलेंजेस। एक्सपोर्ट के जो चैलेंजेस हैं उनको अपने को रिजोल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वैल्यू एडिशन में कोई इशू है उसको ठीक करेंगे। क्वालिटी अश्योरेंस जो है उसको मेंटेन करेंगे। चीज़ें पेरिशेबल हैं तो पेरिशेबिलिटी का ध्यान रखेंगे कि कोल्ड स्टोरेज जो है वहाँ पे बनाई जाए। वेस्टेज और लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है कि रोल क्या है एग्री स्टार्टअप्स का इन इन्हांसिंग एग्री एक्सपोर्ट्स। अरे पहले पहले स्टार्टअप बनेगा, तो स्टार्टअप बना के कोई प्रोडक्ट बनाएगा, उसी के बाद तो अपन एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फोकस। तो कह रहा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज वाया कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग एंड मार्केट लिंकेजेस। मतलब क्या कर रहे हैं हम? सप्लाई चेन को क्या कर रहे हैं? स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। क्या मतलब वो सप्लाई चेन का? मान लो यू आर फ्रॉम कश्मीर, आप लोग कश्मीर से हो और कश्मीर में आपके पास एप्पल है एंड यू वांट टू सेल इट इन इंडिया। इंडिया के थ्रू आउट इंडिया आपको सेल करना है। तो पहली बात तो आपने जो इसकी हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग के बाद आप इसको भेजोगे कोल्ड स्टोरेज के अंदर। ठीक है, ताकि ये रखा सड़ ना जाए। तो जैसे मान लो कि दिल्ली में रह रहे हो आप, तो दिल्ली तक आते आते रास्ते में जगह जगह इसको स्टोर किया जाएगा। तो इट विल बी स्टोर्ड इन वेरियस कोल्ड स्टोरेजेस और यहाँ पे दिल्ली में पहुँच जाएगा, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बहुत सिंप्लीफाइड, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो है ना, ये पूरा यहाँ तक पहुँचा है, इसको हमने बोल दिया सप्लाई चेन। ठीक है, और इस सप्लाई चेन में कोई भी डिसरप्शन आ रहा है ना, तो उस चीज़ को उस डिसरप्शन से अपने को बचना है। अगर मान लो कि यहाँ का कोल्ड स्टोरेज ख़राब हो गया या फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है और ये कोल्ड स्टोरेज भी ख़राब हो गया, तो ये कश्मीर वाला एप्पल सड़ जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि सप्लाई चेन को अपने को क्या करना है? स्ट्रीमलाइन करना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब एप्पल को मैंने तोड़ दिया उसके बाद तो लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पूरी सप्लाई चेन क्या होनी चाहिए? रेजिलिएंट होनी चाहिए। वेयर हाउस होने चाहिए हमारे पास। मार्केट के साथ लिंकेज होने चाहिए कि मार्केट में नहीं भेज पा रहे हमारे प्रोडक्ट को, तो क्या मतलब रह गया? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लोग हाई क्वालिटी के जो चीज़ें हैं वो बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे अच्छे इनपुट्स को, गाइडेंस देंगे। क्वालिटी एंड प्रोसेसिंग की बात हो रही है बेसिकली। फिर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। कैसे कैसे? हम लोग बिग डेटा का यूज़ करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करेंगे प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, पेस्ट वेदर मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए किसका यूज़ करेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। 2016 के यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में आईओटी की बात कर रखी थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक। फिर कह रहा है मार्केट लिंकेजेस, अलाइंग प्रोडक्शन विद डिमांड फॉर टाइमली एक्सपोर्ट फुलफिलमेंट। मार्केट के साथ लिंकेज करना अपने को। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो इफ़ यू आर ए प्रोड्यूसर ऑफ आइसक्रीम, आप आइसक्रीम बनाने वाले एक इंसान हो और सर्दी के टाइम पे आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो सर्दी के टाइम तो आइसक्रीम की डिमांड उतनी होती नहीं है जितनी समर्स में होती है, तो ये तो बहुत भयंकर बेवकूफ़ी हो गई ना। तो ये यही कह रहा है कि प्रोडक्शन तभी करो जब डिमांड हो, अलाइंग प्रोडक्शन विद डिमांड, ताकि टाइमली एक्सपोर्ट फुलफिलमेंट कर सको, ताकि दूसरी कंट्री में टाइमली तुम एक्सपोर्ट कर सको। फिर कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, फिर कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक बार जोर से बोलो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विपो, WIPO। से इट अगेन एंड अगेन, जोर से बोलो, मिलके बोलो,
वीपो रिलीज़ कर रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहीं से ही लर्न एवरीथिंग राइट नाउ, इस मोमेंट में, ठीक है। जितना होता है ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं अगर बार बार बोल रहा हूँ तो शायद दिमाग में घुस जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय वीपो। इस इनोवेशन इंडेक्स का क्या उद्देश्य है यार, कोई इसका इंडेक्स का नाम ही इनोवेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनोवेशन में कोई कंट्री क्या परफॉर्म कर रही है उसको मेजर करेगा। तो ये इनोवेशन परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है 139 इकोनॉमीज़ का। और कैसे इनोवेशन को मेजर कर रहा है, ये देखता है कि कौन सी कंट्री में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसी कंट्री का कितना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजी कितना अडोप्ट कर रही है कोई कंट्री, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इस सारी इनोवेशन का, ठीक। इसको लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एक रेफरेंस मान रखा है कि किसी कंट्री में साइंस, तकनीक, इनोवेशन की पॉलिसीज़ कैसी हैं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहती है कि वी विल टेक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एज अ रेफरेंस, ठीक। फिर कह रहा है कि 2025 में इसने क्या बात कही, 2025 में इसने कही कि इंडिया जो है, इंडिया ने कमाल कर दिया। इंडिया भाई साहब धूम मचा रखी है इंडिया ने। इंडिया इज़ लाइक ए सुपर रॉकेट। इंडिया बस आसमान फाड़ के बाहर निकल गया है। इसने कहा कि 2015 में इंडिया की रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81, अभी आ रखी 38, तो मतलब ज़बरदस्त काम कर दिया है। तो इंडिया और वियतनाम जो हैं ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवर परफॉर्मर हैं भाई, ज़्यादा ही परफॉर्म कर दिया इन्होंने, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे जो है इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड है, रैंक्ड फर्स्ट। उसके बाद स्वीडन, यूएसए, साउथ कोरिया एंड देन द सिंगापुर। टॉप इनोवेशन क्लस्टर्स, अयो टॉप इनोवेशन क्लस्टर कौन सा है जी। देखो, इनोवेशन क्लस्टर का मतलब है कि कुछ सिटीज़ जो हैं आसपास में बस रही हैं। देयर आर सर्टेन सिटीज़ जो आसपास में बस रही हैं, ठीक है, और ये इनोवेशन में काम करती हैं, ठीक है, साइंस रिसर्च में काम करती हैं। तो इसकी बात कर रहा है टॉप इनोवेशन क्लस्टर्स की। नंबर 1 पे अगर अपन बात करें तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, शेंजन, हांगकांग, ग्वांगजू, ये एक इनोवेशन क्लस्टर है जो चाइना और हांगकांग का है। इसके बाद टोक्यो योकोहामा जापान का एक इनोवेशन क्लस्टर है। फिर सैन फ्रांसिस्को यूएसए का एक इनोवेशन क्लस्टर है। इंडिया के जो इनोवेशन क्लस्टर हैं, 4 इनोवेशन क्लस्टर जो हैं इसमें टॉप 100 में आ रहे हैं। कौन कौन से, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये सारे के सारे आ रहे हैं टॉप में। अब कह रहा है कि इंडिया का इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग इनोवेशन। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि मेरी बात सुनो, हम चलाएंगे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, हम चलाएंगे अटल इनोवेशन मिशन, हम चलाएंगे निधि इनिशिएटिव। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा इनोवेशन की भरमार, फुल झड़ियाँ चला देंगे, फुल झड़ियाँ, ठीक। तो क्या कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप्स की करेंगे हैंड होल्डिंग, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनका हाथ थामेंगे और उनके साथ चलेंगे, ठीक है। फंड करेंगे थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स, क्रेडिट गारंटी देंगे उनको, ठीक है, और टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेगा। फिर कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन, नए प्रोग्राम डेवलप न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ ताकि इनोवेशन बढ़ सके इंडिया के अंदर। फिर देखो निधि को आप साफ सिंपल याद कर सकते हो कि निधि जो है, निधि का मतलब होता है हिंदी में धन, पैसा। अगर पैसा होगा तो आप इनोवेशन कर पाओगे, ठीक। ऐसे ही मतलब याद करने के लिए, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन इसका फुल फॉर्म है। ये कह रहा है कि नर्चर करेगा फॉर नर्चरिंग आइडियाज़ इनटू सक्सेसफुल स्टार्टअप, आइडियाज़ को स्टार्टअप बनने में मदद करेगी निधि स्कीम। उसके बाद कह रहा है कि और क्या काम कर रखा अपन ने, हम लोग करेंगे न्यू इंडिया इनोवेशन मिशन, एक्सलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज़ इनोवेशन मिशन, ये अग्नि करके मिशन है इनोवेशन के लिए। फिर नीति आयोग का अपने पास फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी है इनोवेशन के लिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का अपने पास रिसर्च फेलोशिप स्कीम है। इन सभी का उद्देश्य है क्या, इनोवेशन का। फिर कह रहा है ये कुछ डेटा है, फैक्ट है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना कि कैसे कैसे क्या डेटा है, और देख के एक बार इसको भूल जाना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में इंडिया ग्लोबल नंबर पे 1 है, ठीक है। उसके बाद एक डोमेस्टिक मार्केट स्केल में इंडिया 3rd है ग्लोबली, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में इंडिया 4th है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन में इंडिया 11th है। ये ठीक है यार, इनको मतलब रैंक कितनों की याद करोगे यार, कोई उस चीज़ का लॉजिक नहीं बनता ना, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ जो चीज़ याद करने की वो मैं बता रहा हूँ। फिर क्या है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025, द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट को रिलीज़ किया है किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। वर्ल्ड ट्रेड तो ये तो आपको अभी के भी याद हो गया होगा, इसको बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो WTO निकाल रहा है इसको, ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइजेज द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ AI। ये कह रहा है कि जो AI है ना, इसका इतना पोटेंशियल है कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये कह रहा है कि इसकी वजह से देयर कैन बी रीशेप इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम अक्रॉस द इकोनॉमीज़, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या कहा है कि टेक अ डायरी, स्मॉल डायरी, ठीक है, और उसके अंदर जो चीज़ें छोटे छोटे, जो इसमें बहुत सारी फैक्ट्स होते हैं यार, जो कंसेप्चुअल चीज़ अगर इसमें से मिस हो गई है ना, या फिर मैंने मिस कर दी है जानबूझ के, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, उसको उसमें लिख लो, ठीक है। और उस चीज़ के बारे में 1-2 लाइन आपके पास होनी चाहिए। जैसे ये जनरल पर्पज़ टेक्नोलॉजी है ना, इसको गूगल करोगे तो बहुत मस्त डेफिनेशन मिलेगी इसकी, तो उसको देखना भी, इसको नोट डाउन कर लो क्या चीज़ है ये। फिर द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ AI कैन एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। AI किस तरह से कैटलिस्ट का काम कर सकता है ट्रेड और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। देखो मेंस में सीधा क्वेश्चन आएगा, AI इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन, या फिर लिख देगा इल्यूसिडेट, ठीक है, लिख देगा यहाँ पे 250 वर्ड या फिर 150 वर्ड्स, सीधा मेंस का क्वेश्चन है सीधा। तो पूरी की पूरी मैगजीन ही ऐसी है यार ये। तो कैसे काम करेगा, AI विल रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट और इम्प्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी को। कैसे करेगा AI अपने ट्रेड के कॉस्ट को कम कैसे करेगा और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा, हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर, शायद पिछले महीने की मैगजीन है या फिर ये वाली मैगजीन है, मेरे को याद नहीं है, उसमें पढ़ा था कि कैसे AI लॉजिस्टिक्स को ठीक कर रहा है। स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, हम लोग AI की वजह से लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम कर पाएंगे। एग्जाम्पल, एक ऐप है बहिशनी ऐप करके, आई थिंक यू पीपल रिमेंबर। इम्प्रूविंग कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, AI की वजह से AI कुड लीड टू इतना % राइज इन ग्लोबल ट्रेड बाई 2040। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग स्किल प्रीमियम, क्या मतलब हुआ इसका, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि AI की वजह से जो मीडियम और हाई स्किल वाले वर्कर्स हैं ना, उनकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि AI विल सब्सटीट्यूट द टास्क, जो मीडियम और हाई स्किल्ड वर्कर्स का काम AI करना चालू कर देगा। लेकिन जो मैनुअल काम है, लेकिन लो स्किल्ड काम है, वो तो AI नहीं कर पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि AI जो है वो घर में आकर लकड़ी का काम करने लग जाएगा, लकड़ी का काम भी स्किल्ड है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग क्या मानते हैं कि जो कंप्यूटर का काम है, जिसमें जो हमारी डेस्क जॉब है, वो हाई स्किल्ड है, लेकिन लकड़ी का काम तो AI नहीं कर पाएगा, तो इसको रिप्लेस AI नहीं कर सकता। लेकिन मीडियम और हाई स्किल्ड वर्कर्स को AI हमेशा रिप्लेस कर सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, स्किल प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। अब स्किल प्रीमियम क्या चीज़ है, स्किल प्रीमियम का मतलब ये है कि द वेज रेशियो ऑफ द हाई स्किल्ड टू लो स्किल्ड वर्कर्स। अगर हाई स्किल्ड वर्कर्स की जॉब चली गई तो जाहिर सी बात है इनकी वेज कम हो जाएगी, तो स्किल प्रीमियम भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब हाई स्किल्ड लोगों की छुट्टी हो जाएगी। प्रोजेक्शन ये है कि जो ये स्किल प्रीमियम है, ये इतना ही डिक्रीज़ होगा, 3 to 4%। फिर कह रहे हैं नॉलेज डिफ्यूजन, इकोनॉमीज़, ऐसी इकोनॉमीज़ जो ट्रेड को लेकर ज़्यादा ओपन है, मोर ओपन टू ट्रेड, उनके अंदर इनोवेशन स्पिल ओवर ज़्यादा होंगे, मतलब उसमें इनोवेशन ज़्यादा आएगा। जो कंट्रीज़ ट्रेड को लेके ज़्यादा ओपन है, उसमें इनोवेशन ज़्यादा आएगा। इसलिए 10% इंक्रीज़ होगा किसके अंदर, डिजिटली डिलीवरेबल सर्विसेज के अंदर, ये बिकॉज ऑफ AI की वजह से, ठीक है। फिर कह रहा है न्यू डेवलपमेंट पाथवेज, इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमीज़ जिनके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स ज़्यादा हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा है, उनके अंदर क्या होगा, दे विल बिकेम हब फॉर अपस्ट्रीम इनपुट्स, जैसे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, डेटा होस्टिंग,
लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी जैसे डेटा कलेक्शन एंड एनोटेशन। मेरे को पता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर क्या हो जाएगा, उन कंट्रीज़ के अंदर हब बन जाएंगे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के, डेटा होस्टिंग के, लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ के। एग्जाम्पल, मान लो चाइना जो है ना, चाइना के पास अच्छे खासे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब कंपनीज क्या सोचेंगे कि इसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो यहाँ जाके हम लोग बस जाते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ आते हैं चिप्स बनाने के अंदर। क्या चिप्स बनाने में? कौन से चिप्स? पोटैटो चिप्स नहीं, आलू के चिप्स नहीं, वो वाले चिप्स जो आपके फ़ोन में लगती हैं, वो वाले चिप्स जो मेरे टैब में लगी हुई हैं, वो वाले चिप्स जो लैपटॉप में लगी हुई हैं, उन चिप्स को बनाने में। अब ये जो चिप जो हैं, इन्हीं चिप से हम लोग एआई जो है वो इनको यूज़ करेगा। अब जब चिप ही यहाँ बन रही हैं तो जाहिर सी बात है, तो सारा का सारा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा, डेटा होस्टिंग यहाँ होगा, लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी भी यहाँ हो लेंगी। तो उस कंट्री से बाहर क्यों कंपनी आएंगी जहाँ पे पहले से क्रिटिकल मिनरल्स भर के हैं? ठीक है। व्हाट आर द कंसर्न्स डिमांडिंग अर्जेंट पॉलिसी एक्शन? क्या कंसर्न है? कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एआई डेवलपमेंट जो है वो कुछ ही फर्म्स और कुछ ही इकोनॉमीज़ के अंदर हो रही है, तो मतलब कुछ ही जगह कंसंट्रेट हो चुकी है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से इक्विटेबल एक्सेस नहीं हो पाएगा एआई का, ये एक कंसर्न है। दूसरी बात ये कह रहा है कि लेबर मार्केट डिसरप्शन, एआई की वजह से क्या होगा, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो ऑटोमेशन टास्क की वजह से जो कुछ वर्कर हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी, दे विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द एआई। साथ ही साथ में अपने को इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अगर कुछ वर्कर्स अपने डिस्प्लेस होंगे तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज़ के अंदर, ताकि वर्कर्स को हम लोग मदद कर सकें उनकी अडेप्टेशन में। ये कंक्लूजन है, आप लोग देख लेना। फिर द नेक्स्ट इज़ द OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। एक बार ज़ोर से बोलो, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। कौन निकालता है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? OECD निकालता है। अभी हमने पढ़ी थी, वीपो भी एक रिपोर्ट निकाल रहा है जस्ट थोड़ी देर पहले। कौन सी रिपोर्ट निकाल रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाल रहा है। ठीक, अब OECD ने क्या किया, अपग्रेड कर रहा है इंडिया की 2025 की जीडीपी फोरकास्ट जो है अब इतनी होगी, और कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया के अंदर कम हो गया, इतना हो जाएगा। दिस इज़ द फोरकास्टिंग। अब इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है? इसको रिलीज़ किया जाता है OECD के द्वारा। ठीक है, बाई एनुअल पब्लिकेशन होता है इसका। ये एनालाइज करता है इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ग्लोबल और नेशनल लेवल पे। उसके बाद इसके एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? जीडीपी का एनालिसिस, इन्फ्लेशन का एनालिसिस, एम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस, ट्रेड का एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट का। ये हाईलाइट करता है रिस्क, हाईलाइट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कितनी होगी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे होंगे। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स। अगले आर्टिकल में बात कर रखी है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स की। इंडिया को मिला है 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कि वो इंडिया को मिला है 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कि वो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर कर सके। किसके अंदर? इन कार्ल्सबर्ग रिज इन इंडियन ओशियन। अब इस लाइन में आपको याद रखना है कि कार्ल्सबर्ग जो रिज है वो इंडियन ओशियन के अंदर है, और ये भी याद रखना है कि इस चीज़ की अथॉरिटी दी है किसने? ISA ने। अब ISA यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है, ISA इज़ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इंडिया को जो ये है, ये तीसरा एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला है विद इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और ये जो है तीसरा, जो ये क्या है, ये तीसरा एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स का ये सेकंड है। कैसे? देखो सुनो, इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड का, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ये अब मिला है। इस हिसाब से तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हम लोग मैग्नीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली रॉक की कंसंट्रेशंस हैं जो कि लेयर्स होती हैं। क्या कह रहा है कि आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की लेयर, ठीक है, आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की लेयर्स हैं विच आर फाउंड अराउंड ए कोर, एक कोर के चारों तरफ मिलती हैं, और ये कोर जो है शार्क का टूथ भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो अपने को ओशन में मिलती है। ठीक, जैसे मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? इसका मतलब ये होगा कि मान लेते हैं कि बीच में एक कोर है, तो इसके चारों तरफ अपने पास जमा हो जाएगा ये इसकी लेयर्स, किस चीज़ की? आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की। तो
तो इसके चारों तरफ यहाँ पे एक लेयर जमा होगी मान लो आयरन की, अगली लेयर जमा होगी अपने पास मान लो किसकी, अगली लेयर मान लो जमा होगी अपने पास किस चीज़ की, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की। तो ऐसे करके कंसेंट्रिक जो है लेयर्स बनती जाती हैं। ये जो चीज़ है दिस इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ठीक है, दिस थिंग इज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। फिर कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट लाइसेंस, दिस इज द फर्स्ट लाइसेंस ग्रांटेड ग्लोबली फॉर एक्सप्लोरिंग पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स इन कार्ल्सबर्ग रीज। कार्ल्सबर्ग रीज के अंदर पहला लाइसेंस अभी अपने को मिला है किस चीज़ के लिए, पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक। अब कार्ल्सबर्ग रिज जो है अच्छी खासी बड़ी है। अब यूँ कहोगे तुम कि इससे पहले भी मिल चुका अपने को तो इसके अंदर ये पीएमएस को एक्सप्लोर करने का लाइसेंस, लेकिन भाई साहब जो वो पहले वाला मिला है वो इंडियन ओशियन रिज के अंदर मिला है, ठीक है। अभी वाला मिला है कार्ल्सबर्ग रिज के अंदर। तो कार्ल्सबर्ग रिज के अंदर पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स का ये पहला लाइसेंस है। कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो इतनी बड़ी है, इंडियन ओशियन के अंदर है, ठीक है। अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो अरेबियन सी की साइड पड़ती है ये। कार्ल्सबर्ग रिज बेसिकली बाउंड्री क्रिएट कर रही है इंडियन और अरेबिक टेक्टोनिक प्लेट के बीच में। अगर यहाँ पे इंडियन प्लेट है, यहाँ पे टेक्टोनिक अरेबियन की टेक्टोनिक प्लेट है, तो इसके बीच में बाउंड्री बनाने वाले रिज का नाम बोल दिया कार्ल्सबर्ग रिज, ठीक है। ये रोड्रिजेस आइलैंड से लेके ओवन फ्रैक्चर जोन तक जो है ये रिज है। इससे पहले इंडिया ने अफनासे निकेटिन सी माउंट के लिए भी अप्लाई किया था। इंडिया बोला कि यहाँ पे मेरे को एक्सप्लोर कर लेने दो, लेकिन उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं आया। जबकि जो ये ANS माउंट है, ANS इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडियन ओशियन एंड द टेरिटरी हैज़ बीन क्लेम्ड बाय श्रीलंका फॉर एक्सप्लोरेशन राइट्स, ठीक। अब हम बात करेंगे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स के बारे में। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स जो हैं एक ऐसे मेटल्स होते हैं, ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर ये सब मिलते हैं। किस में मिलते हैं? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में सारे मेटल्स मिलते हैं। और ये कहाँ है ये डिपॉजिट? दीज डिपॉजिट्स आर बेसिकली ऑन द ओशियन फ्लोर, ठीक। दीज डिपॉजिट्स अकर इन द रीजन, ये कहाँ मिल रहे हैं अपने को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड? ये ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ पे अर्थ से निकलने वाला मेंटल, अर्थ के मेंटल से निकलने वाला फ्लूइड और ठंडा पानी ओशियन का मिक्स होता है, ठीक। कहाँ आकर हो रहे हैं? जहाँ पे फ्लूइड फ्रॉम द अर्थ्स मेंटल मिक्स विथ कोल्ड ओशियन वाटर। इस वजह से हो जाता है मेटल सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेशन और बन जाता है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स, ठीक। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब आता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये कह रहा है कि 1994 में इसका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1994 में इसका जन्म हुआ था। अब आगे क्या कहता है कि यूएन क्लोस और ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी एक साथ ही दोनों फोर्स में आए थे। यूँ बोले कि भाई अब से हमारा जो है वर्चस्व चालू हो गया। लेकिन यूएन क्लोज की बात करें तो 1982 में इसको अडॉप्ट किया था और फोर्स में कब आया? 1994 में। सेम चीज़ होगी ना, 1994 में यूएन क्लोज फोर्स में आया था और आईएसए भी फोर्स में आया था। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूँ आईएसए की, ये किंगस्टन जमाइका के अंदर है। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर? अंडर 1982 यूएन क्लोज एंड 1994 एग्रीमेंट के तहत एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य ये है कि मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। किस चीज़ से? ऐसे चीज़ों से जो कि मतलब मान लो तुमने सी बेड के अंदर जाके कोई एक्टिविटी करी, उस चीज़ से कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है मैरीन एनवायरनमेंट को। इसके अंदर 170 मेंबर्स जो हैं इसका पार्ट है। अब कह रहा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अभी अभी अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने यह अनवील किया है कि यूपीआई और यूपीयू का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? यूपीआई और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इंटीग्रेशन करेंगे। ये ताकि इससे क्या होगा? इससे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस में अपने को आसानी मिलेगी। रेमिटेंसेस जैसे आपका कोई घर का बंदा रह रहा है दुबई के अंदर और वो महीने के महीने आपको पैसे कमा के भेज रहा है, उसको बोल दिया अपन ने रेमिटेंस। तो ताकि हमको रेमिटेंस यहाँ पे मिले, आसानी से मिले, उस चीज़ के लिए क्या किया गया है? यूपीआई और यूपीयू का इंटीग्रेशन कर दिया। अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि यूपीयू क्या चीज़ है। इसको यूपीयू को बनाया गया 1874 के अंदर। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशन की 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूपीयू का? बर्न में।
ये सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इससे पुरानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसके 192 मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर है। इसका फंक्शन ये है कि कोऑपरेशन हो किसके बीच में, पोस्टल सेक्टर के प्लेयर्स के बीच में, हेल्प टू इंश्योर यूनिवर्सल नेटवर्क अप टू डेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कुछ ज़्यादा काम की बात है नहीं। अब आगे चलते हैं हॉलमार्किंग। व्हाट इज़ हॉलमार्किंग? ये कह रहा है कि भाई पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हर गोल्ड की ज्वेलरी पे होना चाहिए हॉलमार्क, पहले बात ये आई थी और ये हो चुका था मैंडेटरी। अब अगर आप किसी ज्वेलर की दुकान पे जाओगे तो ज्वेलर आपसे गोल्ड का सामान बेचने से पहले कहेगा देखो जी मेरी ये गोल्ड की ज्वेलरी है, इस पे मैंने हॉलमार्क करवा रखा है। हॉलमार्क का मतलब है कि मेरी ज्वेलरी ऑथेंटिकेट है, मेरी ज्वेलरी में इतना परसेंट गोल्ड है, मेरी ज्वेलरी ये है, मेरी ज्वेलरी वो है, मेरी ज्वेलरी बस पता नहीं क्या ही है। तो ये हॉलमार्किंग का काम अब सिल्वर की ज्वेलरी पे भी आ चुका है। अभी ये वॉलेंट्री है, आपके ज्वेलर की मर्जी है कि वो हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला जो ठप्पा है वो सिल्वर की ज्वेलरी पे लगाए ना लगाए, अभी ये वॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये कैसे किया है अपन ने, दिस इज हमने क्या किया, गोल्ड का हॉलमार्किंग सिस्टम है ना वैसा ही इसको बनाने की कोशिश की। अब हॉलमार्किंग क्या होती है इसकी मैंने अभी बात कर ली कि हॉलमार्किंग एक हॉलमार्किंग इज द डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट ऑफ प्रीशियस मेटल इन प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स। मतलब कितना कंटेंट, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी में कितना परसेंट गोल्ड है, उस चीज़ की बात ये कह रहा है। हॉलमार्किंग बेसिकली यही है, ठीक है। ये क्या इंश्योर करेगा कि हाँ भाई हमारी ज्वेलरी ऑथेंटिक है, कंज्यूमर आप और मैं जो है प्रोटेक्ट हो जाएंगे इसकी वजह से, क्वालिटी मिलेगी, ट्रेसिबिलिटी मिलेगी ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स। व्हाट इज ट्रेसिबिलिटी? इस चीज़ से ट्रेसिबिलिटी कैसे मिलेगी, हर गोल्ड ज्वेलर को उसका खुद का हॉलमार्क का नंबर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उस नंबर के अंदर उस जो ज्वेलर है ना उसकी भी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखी होती है। तो उस चीज़ से हम ट्रेस कर सकते हैं कि भाई कौन सी सुनार की दुकान से हम जो जो ये हार लेके आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं, झुमके लेके आए हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडिया के अंदर इस चीज़ को हॉलमार्क को रेगुलेट करने के लिए हमने बनाया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब चीज़ों के अंदर स्टैंडर्ड रहे, ऐसे रद्दी चीज़ें ना हो, स्टैंडर्ड वाली चीज़ें। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या बनाया अपन ने, हमने बनाया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड की बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। समझ रहे हो, हे फोकस। ये एक नेशनल स्टैंडर्ड की बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसको एस्टेब्लिश किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अभी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत काम करती है, ऑपरेट करती है। ये क्या करेगी, बीआईएस करती है स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कि भाई इतना स्टैंडर्ड का गोल्ड होना चाहिए अपने पास, लो स्टैंडर्ड का नहीं होना चाहिए। सर्टिफाइज प्रोडक्ट्स, आईएसआई मार्क लगाएगी, हॉलमार्क लगाएगी और ऑपरेट्स टेस्टिंग लैब। टेस्टिंग लैब क्या होती है कि मान लो कि आपका गोल्ड है, आप ले गए इस लैब के अंदर, टेस्ट करवा लिया कि चेक करो भाई मेरा गोल्ड ठीक है कि नहीं है, तो these are the टेस्टिंग लैब्स। फिर कह रहा है ओपीएम की कल्टीवेशन, भाई अफीम की खेती, अगर किसी का पढ़ने का मन नहीं है तो आप ओपीएम कल्टीवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अफीम की खेती करें। क्या रखा है अफीम की खेती में, भाई पढ़ लेते हैं चुपचाप। यूनियन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है अपनी एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर ओपीएम कल्टीवेशन। देखो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है ना, हर साल लाइसेंस निकालती है। मतलब मान लो आपके पास ज़मीन है और आप कह रहे हो कि मेरे को यहाँ पे इस खेत के अंदर अफीम उगानी है, ओपीएम उगानी है, तो गवर्नमेंट से आप ये लाइसेंस लेके आओगे। ओपीएम कल्टीवेट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके आओगे, वही लीगल तरीका होता है ओपीएम उगाने का, ठीक है। लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो लाइसेंस अपन हर साल देती है गवर्नमेंट, और ये लाइसेंसिंग हो रही है किसके अंडर, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस रूल 1985, मतलब एनडीपीएस रूल्स। कौन से, एनडीपीएस रूल्स 1985। और ये एनडीपीएस रूल्स बनाए गए हैं एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत। इन इस एक्ट और इस रूल के तहत गवर्नमेंट के जरिए लाइसेंस दे रही है कि जाओ भाई उगा लो, वो उगा लो, ओपीएम उगा लो। अब व्हाट इज ओपीएम, ओपीएम इज ओपीएम, ओपीएम जो है, ओपीएम है, एक सेकेंड एक बार नंबरिंग कर लूँ, इट फील्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओपीएम जो है, ओपीएम का प्लांट इज सोर्स ऑफ ओपीएम गम, ठीक। और इस ओपीएम गम के अंदर अलग अलग आते हैं एल्केलॉइड्स, और ये एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इन इस एल्केलॉइड्स के अंदर मिलता है
अपने को, मतलब ये एल्कोलॉइड्स क्या क्या है, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, दिबाइन हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कैसे? मॉर्फिन से बनती है अपने पास पेन किलर्स, कोडाइन से बनता है अपने पास कफ सिरप। तो ये चीज़ें बन रही हैं, इसलिए तो ओपियम लगाना ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन एज सोर्स ऑफ एडिबल सीड, और इसको क्या कैसे कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ एडिबल सीड एंड सीड ऑयल। इंडिया अभी इकलौती कंट्री है जिसको यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 के तहत ऑथोराइजेशन मिल रखी है कि तुम भाई ओपीएम गम प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के अलावा और 11 और कंट्रीज हैं जिनको कह रखा है कि तो ओपीएम उगा लो, ओपीएम कल्टीवेट कर लो, लेकिन उनको गम एक्सट्रैक्ट करना अलाउ नहीं है। ठीक, फिर कहता है कि ओपीएम कल्टीवेशन इन इंडिया, एनडीपीएस एक्ट, इंडिया के अंदर तुम ओपीएम कल्टीवेशन कैसे करोगे भैया? इंडिया में तुम ओपीएम कल्टीवेशन कैसे करोगे? इसके लिए पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को गवर्नमेंट करती है रेगुलेट। एनडीपीएस एक्ट के तहत गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ओपीएम कल्टीवेशन फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज़। इंडिया में सिर्फ मेडिकल और साइंटिफिक यूज़ के लिए ही ओपीएम ग्रो किया जा रहा है। गवर्नमेंट एनुअली कहती है कि इन इन जगहों पे, इन इन ट्रैक्ट्स पे मैं लाइसेंस दे रही हूँ और यहाँ पे तुम उगा सकते हो ओपीएम। अभी ये कौन कौन से स्टेट्स में ये जगह? मध्य प्रदेश में तुम उगा सकते हो, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स क्या करेगा, ये लाइसेंसेस इशू करेगा, और लाइसेंस इशू करने के बाद कल्टीवेटर को कहेगा कि भाई तू ओपीएम उगा ले, और ये जो ओपीएम तेरे को मेरे को ही सेल करनी पड़ेगी। मतलब कल्टीवेटर जो सेल करेगा ओपीएम किसको करेगा? सीबीएन को। सीबीएन क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। और ये उस प्राइस पे सेल करेगा जिस पे गवर्नमेंट जो है, जो प्राइस गवर्नमेंट बताएगी। तो दिस वाज द इकोनॉमी, दिस इज वाज द इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमी सेक्शन इज ओवर राइट नाउ। इकोनॉमी सेक्शन इज कंपैरेटिवली एग्जॉस्टिव बिकॉज अलग अलग चीज़ों के अंदर, अलग अलग आर्टिकल्स में, एक आर्टिकल में 5 अलग स्कीम्स का नाम दे देता है ये। ठीक है, एक आर्टिकल में 5 अलग स्कीम्स के नाम दे देता है, और बहुत बार टेक्निकल चीज़ों भी है जिसमें इसमें आ जाती हैं। तो वी हैव टू गो स्लो इन द इकोनॉमी सेक्शन। अदरवाइज तो ठीक है, उड़ाने को तो क्या ही उड़ा भी सकते हैं, लेकिन आराम आराम से चलना इज़ फार बेटर। चीज़ें डाइजेस्ट हो सकें, डाइजेशन इज़ मोर बेटर। डाइजेशन इज़, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डाइजेशन इज़ बेटर देन डाइसेंट्री। ठीक है, साफ सिंपल बात है भाई, आराम आराम से चीज़ों को पचाया जाए। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कि भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें इनटेक करने से इट विल इवेंचुअली लीड टू वोमिटिंग और डायरिया। ठीक, तो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन।